क्या मैस्टरबेशन से शरीर में B12 की कमी हो जाती है? क्या इससे दिमाग पर असर पड़ता है, जिसे लोग ब्रेन फॉग कहते हैं? और सबसे आम सवाल, क्या इसके बाद महसूस होने वाली कमजोरी सच है या सिर्फ एक वहम? और एक सवाल जो शायद लोग खुलकर नहीं पूछते लेकिन मन में जरूर रहता है, वो है प्राइवेट पार्ट्स में होने वाली खुजली या जलन का। क्या इसका सीधा कनेक्शन इसी एक्ट से है? बिल्कुल, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो मुझे लगता है सदियों से पूछे जा रहे हैं और जिनके जवाब अफवाहों और अधूरी जानकारी में लिपटे हुए हैं। तो आज हम इन्हीं सवालों की तह तक जाएंगे। हाँ, आज हम मिथकों को विज्ञान से अलग करेंगे और समझेंगे कि हमारे शरीर के अंदर असल में चल क्या रहा है। और ये जानना भी जरूरी है कि हमारी आज की ये गहरी चर्चा किस जानकारी पर आधारित है। बिल्कुल, आज की हमारी ये चर्चा उस जानकारी पर आधारित है जिसे कंपाइल, रिसर्च और रिव्यू किया है शरद मिश्रा ने, जो एक होलिस्टिक और मेटाबॉलिक हेल्थ एजुकेटर, लैब डायग्नोस्टिक एक्सपर्ट, डाइट न्यूट्रिशनिस्ट और कंसल्टेंट फार्मासिस्ट हैं। और ये सारी जानकारी कई मौजूदा साइंटिफिक रिसर्च और स्टडीज पर आधारित है। एग्जैक्टली। तो चलिए सबसे बड़े मिथक से ही शुरू करते हैं। ये जो गहरी चिंता लोगों में होती है कि बार बार इजैकुलेशन से शरीर में B12 जैसी जरूरी न्यूट्रिएंट्स की मानो नदी सूख जाती है, इसमें कितनी सच्चाई है? इस नदी की गहराई समझने के लिए हमें दो चीजें देखनी होंगी। एक, कि सीमेन में असल में होता क्या है, और दूसरा, हमारा शरीर विटामिन B12 को संभालता कैसे है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं सीमेन की बनावट की। इसका लगभग 90% हिस्सा तो सिर्फ पानी होता है। हाँ, सिर्फ पानी। सिर्फ पानी। तो बाकी 10% में क्या है? वही कीमती खजाना? हाँ, कह सकते हैं, लेकिन वो खजाना स्पर्म के लिए है, शरीर के लिए नहीं। उस 10% में स्पर्म को एनर्जी देने के लिए फ्रुक्टोज होता है, DNA को स्टेबल रखने के लिए जिंक और कुछ एंजाइम्स। और विटामिन B12? जहां तक विटामिन B12 की बात है, उसकी मात्रा इतनी कम होती है कि ज्यादातर लैब टेस्ट में उसे ठीक से मापा भी नहीं जा सकता। वो लगभग ना के बराबर है। ठीक है, तो जो बाहर निकल रहा है उसमें तो B12 है ही नहीं या बहुत ही कम है। लेकिन क्या पता हमारा शरीर उसे बनाने में अपना सारा B12 खर्च कर देता हो। मतलब शरीर इसे मैनेज कैसे करता है? हमारा शरीर एक बहुत ही स्मार्ट मैनेजर है। वो जानता है कि कौन सी चीज कितनी कीमती है। एक स्वस्थ वयस्क का लिवर वो B12 का एक पावर बैंक है। पावर बैंक? हाँ, जिसमें लगभग 2000 से 5000 माइक्रोग्राम B12 हमेशा स्टोर रहता है। अब जरा गणित देखिए। बताइए। एक बार के इजैकुलेशन में हमारे शरीर की रोज की B12 जरूरत का सिर्फ 0.05% हिस्सा इस्तेमाल होता है। 0.05%? ये तो मतलब कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं? ओके, ये पावर बैंक वाली बात बहुत अच्छी है। इसे और आसान बनाते हैं। मान लीजिए आपका लिवर एक फुल चार्ज 10,000 mAh का पावर बैंक है। ठीक है, तो एक इजैकुलेशन से उतनी ही एनर्जी खर्च होती है जितनी उस पावर बैंक से सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज भेजने में लगती है। क्या बात है, एकदम सही एनालॉजी है। इस पावर बैंक को खाली करने के लिए तो किसी को सालों तक दिन में सैकड़ों बार इजैकुलेट करना पड़ेगा, वो भी बिना कुछ खाए पिए, जो कि शारीरिक रूप से लगभग असंभव है। एकदम सही। तो फिर ये जो ऑर्गेज्म के बाद लोगों को थका हुआ या ड्रेन्ड आउट महसूस होता है, उसका क्या? अगर ये न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं है तो फिर क्या है? इसका जवाब न्यूट्रिएंट्स में नहीं बल्कि हार्मोन्स में छिपा है। ये एक हार्मोनल प्रक्रिया है। हार्मोनल? हाँ, ऑर्गेज्म के बाद हमारा दिमाग कुछ खास केमिकल्स छोड़ता है, जैसे प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन हमें संतुष्टि का एहसास देता है और ऑक्सीटोसिन, जिसे कडल हार्मोन भी कहते हैं, हाँ सुना इसके बारे में, वो हमें शांत और रिलैक्स करता है। अच्छा, तो ये कमजोरी नहीं बल्कि एक तरह का सुकून है, जैसे बहुत अच्छा खाना खाने के बाद या एक अच्छे वर्कआउट के बाद शरीर आराम मांगता है। बिल्कुल, ये शरीर का एक हेल्दी बायोलॉजिकल रीसेट बटन है। दिमाग कह रहा है काम हो गया, अब आराम करो। लोग इस सुकून भरे एहसास को गलती से कमजोरी समझ लेते हैं। मतलब ये कमी नहीं बल्कि शरीर का खुद को रिपेयर करने का तरीका है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो B12 वाला मिथक तो साफ हो गया। जो कमजोरी लोग महसूस करते हैं वो असल में हार्मोन्स का पैदा किया हुआ सुकून है। लेकिन एक और शारीरिक एहसास है जो लोगों को परेशान करता है, और वो है खुजली। क्या इसका भी कोई बायोलॉजिकल कारण है या ये भी बाहरी वजहों से होता है? ये एक बहुत अच्छा ट्रांजिशन है, क्योंकि इसकी वजह शरीर के अंदर नहीं बल्कि पूरी तरह से बाहर होती है। अच्छा। हाँ, ये एक डर्मेटोलॉजिकल यानी त्वचा से जुड़ी समस्या है और इसके मुख्य तौर पर 3 कारण हो सकते हैं। ओके, तो एक एक करके समझते हैं। पहला कारण क्या है? पहला और सबसे आम कारण है फ्रिक्शन, मतलब रगड़। रगड़? जेनिटल एरिया की त्वचा हमारे शरीर में सबसे पतली और संवेदनशील होती है। बिना सही ल्यूब्रिकेशन के बार बार रगड़ लगने से त्वचा पर बहुत छोटे छोटे घाव हो जाते हैं, जिन्हें विज्ञान में माइक्रो ट्रॉमा कहते हैं। माइक्रो ट्रॉमा? और इन छोटे घावों से खुजली कैसे होती है? जब हमारा शरीर इन घावों को ठीक करने की प्रक्रिया शुरू करता है तो वो हिस्टामिन नाम का एक केमिकल रिलीज करता है। अच्छा, तो ये वही हिस्टामिन है जिसके लिए एलर्जी होने पर एंटी हिस्टामिन दवाएं ली जाती हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मतलब शरीर इसे एक छोटी सी एलर्जी की तरह ही ट्रीट कर रहा है। एक तरह से हाँ, शरीर के लिए ये एक छोटी सी चोट है जिस पर वो अपनी सामान्य हीलिंग प्रक्रिया चला रहा है, और उस प्रक्रिया का एक साइड इफेक्ट है खुजली। दिलचस्प है। तो दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण जुड़ा है त्वचा के कुदरती एसिड बैलेंस से, जिसे विज्ञान में pH लेवल कहते हैं। pH लेवल, ठीक है। हमारी त्वचा की सतह थोड़ी एसिडिक होती है, जिसका pH 5.5 के आसपास होता है। ये एसिडिक लेयर एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है जो बैक्टीरिया और फंगस को दूर रखती है।
और सीमेन का पीएच इससे अलग होता होगा? हाँ, सीमेन थोड़ा एल्कलाइन होता है, जिसका पीएच 7.2 से 8.0 के बीच होता है। अगर एक्ट के बाद ठीक से सफाई न की जाए तो ये पीएच का अंतर त्वचा के सुरक्षा कवच को थोड़ी देर के लिए कमजोर कर देता है, जिससे हल्की जलन या खुजली महसूस हो सकती है। ये वैसा ही है जैसे आप अपनी त्वचा पर कोई बहुत हार्ड साबुन लगा लें जो स्किन को ड्राई और इरिटेटेड कर देता है। बिल्कुल सही। फ्रिक्शन और पीएच ये तो समझ आता है, लेकिन कई बार लोग कहते हैं कि वो सब कुछ सही करते हैं फिर भी खुजली होती है। क्या बाहर से इस्तेमाल की जाने वाली कोई चीज भी इसका कारण हो सकती है? निश्चित रूप से, और यही हमारा तीसरा कारण है, एलर्जी या इन्फेक्शन। अच्छा। कई बार खुजली की वजह वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जैसे कुछ लुब्रिकेंट्स में ग्लिसरीन या पैराबेन जैसे केमिकल्स होते हैं जो कुछ लोगों की त्वचा को सूट नहीं करते। और साबुन वगैरह? हाँ, कई बार तेज खुशबू वाले साबुन या बॉडी वॉश भी इसका कारण बन सकते हैं। और अगर साफ सफाई ठीक से ना रखी जाए तो पसीने और नमी की वजह से फंगल इन्फेक्शन भी पनप सकता है, जिसे आम भाषा में जॉक इच कहते हैं। तो अब तक हमने ये समझा कि B12 की कमी और खुजली ये सब धारणाएं गलत हैं, लेकिन क्या विज्ञान के अनुसार इसके कुछ वास्तविक स्वास्थ्य लाभ भी हैं? बिल्कुल है, और कुछ फायदे तो काफी चौंकाने वाले हैं। जैसे कि? सबसे पहले बात करते हैं प्रोस्टेट हेल्थ की। प्रोस्टेट एक ग्रंथि है जो सीमेन का एक जरूरी हिस्सा बनाती है। कुछ थ्योरीज ये मानती है कि अगर ये फ्लूइड लंबे समय तक प्रोस्टेट में जमा रहे तो इसमें सूजन या कैंसर पैदा करने वाले तत्व जमा हो सकते हैं। इस बारे में कोई बड़ी स्टडी हुई है जो इस बात को सपोर्ट करती हो? हाँ, यूरोपियन यूरोलॉजी जर्नल में छपी एक बहुत बड़ी स्टडी है। इसने लगभग 32,000 पुरुषों को 18 साल तक फॉलो किया। 18 साल? ये तो बहुत लंबा समय है। बहुत लंबा। स्टडी के अंत में पाया गया कि जो पुरुष महीने में कम से कम 21 बार एजैक्युलेट करते थे, उनमें प्रोस्टेट कैंसर का खतरा उन लोगों की तुलना में 20% तक कम था जो महीने में सिर्फ 4 से 7 बार करते थे। 20%? ये तो काफी बड़ा नंबर है। लेकिन क्या ये सीधा कारण और परिणाम का संबंध है? मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि जो लोग ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव होते हैं उनकी लाइफस्टाइल बाकी मामलों में भी ज्यादा हेल्दी हो। ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है जिसे वैज्ञानिक कंफाउंडिंग वेरिएबल्स कहते हैं, और ये सच है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल का भी इसमें रोल हो सकता है। लेकिन इस स्टडी में ये आंकड़ा उम्र और लाइफस्टाइल जैसे फैक्टर्स को एडजस्ट करने के बाद भी महत्वपूर्ण था। इसके पीछे की जो बायोलॉजिकल थ्योरी है उसे पाइप क्लीनिंग इफेक्ट कहते हैं। पाइप क्लीनिंग इफेक्ट? हाँ, जैसे घर की पाइपों को साफ रखने के लिए उनमें पानी का बहाव जरूरी है, वैसे ही रेगुलर इजैक्युलेशन प्रोस्टेट ग्लैंड से पुराने फ्लूइड और संभावित हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। पाइप क्लीनिंग इफेक्ट, ये याद रखने में आसान है। दिमाग पर इसके असर के बारे में क्या? हमने हार्मोन्स की बात की थी जो रिलैक्स करते हैं। बिल्कुल। ऑर्गेज़म के समय हमारा दिमाग एक हाई एंड फार्मेसी की तरह काम करता है। ये एक केमिकल कॉकटेल रिलीज करता है जो तनाव घटाता है और गहरी नींद लाने में मदद करता है। तो ये हार्मोन सिर्फ नींद लाने में मदद करते हैं या इनका कोई और भी असर होता है? मतलब क्या ये सिर्फ एक स्लीपिंग पिल की तरह है? नहीं, स्लीपिंग पिल से कहीं ज्यादा। ये एक इमोशनल रीसेट है। ऑक्सीटोसिन सिर्फ तनाव वाले हार्मोन कोर्टिसोल को कम नहीं करता, ये जुड़ाव और विश्वास की भावना को भी बढ़ाता है। अच्छा। और फिर आते हैं एंडोर्फिन्स, जो शरीर के नेचुरल पेन किलर हैं। ये आपको जो हल्का खुशनुमा एहसास देते हैं वो डिप्रेशन के लक्षणों को कम करने में भी मदद कर सकता है। तो ये सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि मन को भी शांत करता है। और इम्यून सिस्टम, उस पर भी कोई असर होता है? हाँ, कुछ स्टडीज में ये भी देखा गया है कि सेक्सुअल अराउजल और ऑर्गेज्म से शरीर में इम्यूनोग्लोबुलिन ए का लेवल बढ़ता है। इम्यूनोग्लोबुलिन ए? ये एक एंटीबॉडी है जो हमें सर्दी जुकाम जैसे आम इन्फेक्शन से बचाने वाली पहली रक्षा पंक्ति है। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी एक छोटा सा बूस्ट देता है। तो एक तरफ विज्ञान इतने फायदे गिना रहा है और दूसरी तरफ B12 की कमी और पागलपन तक की बातें हैं। अगर विज्ञान इतना साफ है तो ये गलत धारणाएं इतनी गहरी क्यों हैं? ये मिथक आए कहां से? इनकी जड़ें इतिहास और उस समय की कह सकते हैं सीमित मेडिकल समझ में है। 18वीं सदी में सैमुअल ऑगस्ट तिसो नाम के एक स्विस डॉक्टर ने एक थ्योरी दी कि सीमन जीवन की ऊर्जा का सार है और इसे खोने से इंसान अंधा, पागल और शारीरिक रूप से कमजोर हो सकता है। उस समय उन्हें शरीर की प्रक्रियाओं की कोई खास समझ नहीं थी, जाहिर है। बिल्कुल नहीं थी। और ये विचार आगे कैसे फैला? एक डॉक्टर की थ्योरी इतनी आम कैसे हो गई? बाद में 19वीं सदी में जॉन हार्वे केलॉग जैसे लोगों ने इस सोच को और बढ़ावा दिया। केलॉग? कॉर्नफ्लेक्स वाले? हाँ, वही। मतलब जिस आदमी ने हमें नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स दिया वो ये सोचकर कर रहा था कि सादा बिना स्वाद का खाना खाने से लोगों की सेक्सुअल इच्छाएं कंट्रोल में रहेंगी। ये तो आज तक का सबसे अजीब हेल्थ टिप है ना? ये उस दौर की सोच थी और यही पुरानी चिंताएं और डर आज एक नए रूप में जिंदा हैं। ये डर और शर्म की भावना आज नो फैप या सीमन रिटेंशन जैसे ऑनलाइन कम्युनिटीज में एक नया रूप ले चुकी है। मतलब विज्ञान बदल गया, टेक्नोलॉजी बदल गई, लेकिन जीवन शक्ति खोने का वो सदियों पुराना डर आज भी कुछ लोगों के मन में बसा हुआ है, जबकि क्लिनिकल साइंस इसे पूरी तरह नकारता है। तो अंत में इस पूरी जानकारी का सार क्या है? अगर किसी को स्वस्थ रहना है और इन त्वचा संबंधी समस्याओं से बचना है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एक तरह की चेकलिस्ट। बहुत सरल और प्रैक्टिकल बातें हैं। पहला, हाइड्रेशन। शरीर को हाइड्रेटेड रखें क्योंकि सीमन का बड़ा हिस्सा पानी ही है। ठीक है। दूसरा, लुब्रिकेशन। त्वचा पर रगड़ से बचने के लिए हमेशा पानी आधारित यानी वाटर बेस्ड और बिना खुशबू वाले लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करें। और तीसरा, साफ सफाई। एक्ट के बाद हमेशा उस जगह को सादे गुनगुने पानी से धो लें। कोई हार्ड साबुन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं।
सादा पानी ही त्वचा का पीएच बैलेंस बनाए रखने के लिए काफी है। और सबसे बड़े मिथक यानी B12 के बारे में क्या अंतिम सलाह है? B12 खोने की चिंता करने के बजाय उसे अपनी डाइट में शामिल करने पर ध्यान दें। अंडा, दूध, मांस या अगर आप वेजिटेरियन हैं तो B12 फोर्टिफाइड अनाज अपनी डाइट में शामिल करें। और सबसे जरूरी बात, अपने शरीर की सुने। संतुलन ही कुंजी है। अगर कोई भी आदत मजबूरी बन जाए या आपके रोजमर्रा के जीवन में तनाव पैदा करे तो वो सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो आज की चर्चा से ये साफ है कि B12 की कमी, कमजोरी या खुजली जैसी बातें सिर्फ मिथक हैं जिनका विज्ञान से कोई लेना देना नहीं, बल्कि इसके विपरीत इसके प्रोस्टेट स्वास्थ्य, तनाव में कमी और इम्यूनिटी के लिए फायदे हो सकते हैं। बिल्कुल, ये एक सामान्य और स्वस्थ शारीरिक प्रक्रिया है। इसे किसी संसाधन की कमी के तौर पर नहीं, बल्कि शरीर के लिए एक नेचुरल हेल्थ मेंटेनेंस टूल की तरह देखना चाहिए। एक टूल जो टॉक्सिन्स को बाहर निकालने, स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करने और नींद को बेहतर बनाने में मदद करता है। बिल्कुल सही। ये जानने के बाद कि हमारा शरीर तनाव और नींद को इतने स्वाभाविक रूप से नियंत्रित कर सकता है, सोचने वाली बात यह है कि हमारी आधुनिक जीवन शैली में ऐसी और कौन सी प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं जिन्हें हम शायद गलत समझ रहे हैं या नजरअंदाज